Most welcome my dear friends. I am so sorry for the late. Okay, हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, लेकिन आपकी एग्ज़ाम से पहले हम सारा क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले मैं फिजियोलॉजी फर्स्ट जो पेपर है ना उसकी यूनिट क्लियर कराऊँ। तो फर्स्ट यूनिट तो मैंने बता दी थी, यहाँ हम फिजियोलॉजी की सेकेंड यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो फर्स्ट पेपर में जितनी भी यूनिट्स आती है वो हम सारी क्लियर कर देंगे। आज और कल के दिन में मैं पूरे वीडियोस अपलोड कर दूँगा। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, मैं दिन रात करके कैसे भी करके पूरे वीडियोस कवर कर दूँगा। ठीक है, तो हम चलते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए पूरी यूनिट देख लीजिए आप। जो सेकेंड यूनिट है इसमें इतने सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो जो जो चैप्टर्स हैं उनके मैंने नाम लिख रखे हैं और उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कितना लिखना है, कौन से नंबर के आते हैं, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से स्पीड में बताते हैं। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यानी इस यूनिट का जो पहला चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम भी मैंने कोष्टक में लिख रखा है, बॉडी फ्लूइड है। इसमें से आता है 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, याद रख लीजिए। सिर्फ कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो जो बॉक्स बनाया हुआ किताब में वो आप बनाना, और फिजियोलॉजी में याद रखिए या तो बॉक्स या चार्ट बना लीजिए आप खुद से, या कोई सी भी बुक से या गूगल से। मैं आपको बता रहा हूँ, आप चार्ट या फ्लो में ही बताइए, क्योंकि आप इतना नहीं लिख पाओगे, टाइम ही नहीं रहता हमारे पास। ठीक है, तो आप पैराग्राफ रहेगा, चार्ट रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो दिमाग से बनाइए, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन है आप बना सकते हो। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर में कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट थर्ड चैप्टर पे आऊँ। जो भी अपनी इस यूनिट का सेकंड जो चैप्टर है उसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी जितना मैं बताता हूँ उतना बहुत है। 90 नंबर से 95 नंबर तक का पेपर में आता है गारंटी के साथ। ठीक है, उसके अलावा जो 1 2 3 मतलब मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 5 नंबर में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो मैं बता रहा हूँ उसमें से नहीं आएगा। 2-2 मार्क्स के मैं बता रहा हूँ उसमें से कुछ हो सकता है कि नहीं आ जाए, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए मेरे हिसाब से मैं सारे नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा है कि 5 से 6 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन तो बाहर से ही आएंगे, वो हमेशा नहीं आएंगे 2 मार्क्स में। बाकी 20 नंबर के जो आएंगे, 10 नंबर के, अभी नया पैटर्न आ चुका है ना, तो उसके हिसाब से सब कुछ वैसा का वैसा आएगा। तो जैसा मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन वो तो बुक में भी किसी को नहीं मिलेंगे, ना ही कहीं पर मिलेंगे। ठीक है, बाकी वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे आप मेरे से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं बता दूंगा। तो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है प्लाज्मा प्रोटीन। यहाँ पर आता है 1, 2 और 5 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो शॉर्ट नोट ऑन प्लाज्मा प्रोटीन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। शॉर्ट नोट वाले में आपको 1 नंबर में भी आ सकता है कि भाई प्लाज्मा प्रोटीन 2-3 टाइप के होते हैं ना, वो बता दो, उसका वॉल्यूम, वो तुम्हें ऐसे याद रखो। 1 या 2 मार्क्स के हिसाब से आप सभी इसको याद रखिए। और जो फंक्शन है वो तो गारंटी है, या तो 5 में आएगा या तो 2 में आएगा। ठीक है, अब 20 मार्क्स का यहाँ आ ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स के हिसाब से यहाँ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखिए इसमें से 2 है। उसके बाद आप थर्ड चैप्टर पे चले जाइए, जो फोर्थ चैप्टर है उस पर चले जाइए जिसका नाम है आरबीसी। ठीक है, आरबीसी, इसमें कौन कौन से आते हैं 1 या 2 मार्क्स के, ना यहाँ 5 और 20 के आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो क्या क्या शॉर्ट नोट है आरबीसी के ऊपर। शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट का मतलब मैं क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको काउंट पता होना चाहिए। ठीक है, आपको वैसे तो नॉर्मली हर जितने भी पर्सन होंगे हर किसी को याद होगा, लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से आपको बताना चाहूँगा कि एमसीक्यू में जब आता है ना तो एकदम ऐसा आता है 5.5 या फिर 5 मिलियन या फिर 6 मिलियन या 4.4 से 5.5, तो एग्जैक्ट याद रखिए, यही है शॉर्ट नोट। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आता है। फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी वेरिएशन ऑफ पॉलीसेंथेमी, ये आपको याद रखना है, काय में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं जिस चैप्टर का नाम है क्या नाम है, इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस में 1, 2 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी इरिथ्रोपोइसिस आ सकता है। सॉरी मैंने नहीं लिखा, मैं आपको बता दूँ व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस, यहाँ तो बस डेफिनेशन की बात चल रही है, लेकिन स्टेजेस जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख रखा, स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस और फैक्टर नेसेसरी ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, ये दोनों मिला के 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है गारंटी के साथ। तो इसमें जो आपको बुक में दे रखा होगा ना, वो डायग्राम भी बनाना है, वो पैराग्राफ भी बनाना है, स्टेजेस अलग से भी लिखना है, एक एक स्टेजेस भी लिखनी है। ठीक है, और उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर या फैक्टर्स कौन कौन से है इरिथ्रोपोइसिस के लिए वो सारे लिखना है। 3 फैक्टर है, 3 के अंदर कितने कितने आ रहे हैं वो सारे लिखना है। ठीक है, और 5 नंबर में तो आना ही आना है। इस यूनिट का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ये, तो वो क्या है, इरिथ्रोपोइसिस। उसके बाद हम चलते हैं 7th चैप्टर पे। 6th नहीं है, यानी कि उसमें से इंपॉर्टेंट नहीं होगा। 7th चैप्टर, अगर आपको चैप्टर नहीं समझ पड़े तो मैं कोष्टक में नाम लिख रखा है। ठीक है, एनीमिया। एनीमिया में क्या आएगा, या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 20। 5 में क्या है, इसमें लिख रखा एनीमिया की क्लासिफिकेशन, सिम्टम्स एंड मार्फोलॉजी, यानी कहने का मतलब 5 और 20 में एक ही आ सकता है। या तो सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन पूछ लेंगे तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सिर्फ सिम्टम्स या मॉर्फोलॉजी पूछ लिया तो 5 मार्क्स का, लेकिन 20 मार्क्स में भी आराम से आ सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें आप दोनों टाइप लिख सकते हो, दोनों टाइप के जो एक एक टाइप में 4-4 टाइप, 5-5 टाइप जो भी है, इटियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल, दोनों की अच्छे से आप डिटेल
कर सकते हो तो 20 मार्क्स का भी चांसेस है, लेकिन 5 मार्क्स का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 मार्क्स में ये इस चैप्टर में से आना ही आना है। कैसे लिखना है, देखो कोई सा भी क्वेश्चन है, एनीमिया एक डिसीज है तो डेफिनेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेफिनेशन तो लिखना ही लिखना है, चाहे फिर उसके बाद आप पैराग्राफ में आ जाओ। जैसे आपको बुक्स में तो डायरेक्ट लिखा हुआ होगा थ्रू टाइप्स, लेकिन आप चार्ट बनाओ, एनीमिया लिख दो और 2 चार्ट बनाओ, 2 लाइन बनाओ, एक इटियोलॉजिकल हो गया, एक मॉर्फोलॉजिकल। फिर जैसे इटियोलॉजिकल में 4-5 टाइप है और मॉर्फोलॉजी में भी 4-5 टाइप है, तो वो आप लिखो। ठीक है, वो पैराग्राफ में भी लिखो, फिर अलग से भी आप ऐसे ही लाइन से भी लिखो। कहने का मतलब पैराग्राफ ही देखेंगे स्पीड में, अपने को पूरा कंटेंट दिखाना भी है। कंटेंट लिखने से कुछ नहीं होगा, कंटेंट टीचर को दिखाना भी है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। कंटेंट लिखना अलग बात है, दिखाना, दिखाना मतलब तुम जानबूझ के कैसे दिखा सकते हो, मतलब उसकी नज़र तुम पे अट्रैक्ट करना, वो अपनी नज़र आपकी बुक पे नहीं, आपकी लाइंस पे या अपने वर्ड्स पे नहीं लाएंगे, आपको उनकी आंखों को अपने वर्ड पे लाना है। तो पैराग्राफ के फॉर्म में होगा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। डेफिनेशन लिख रहे हो तो 2 लाइन नीचे बनाओ और एक बढ़िया सा एरो बना के नीचे से स्टार्ट करो। ठीक है, अपने को बहुत पेजेस है, 40 पेजेस से आराम से लिख सकते। उसके बाद हम चलते हैं 9 चैप्टर पे जिसका नाम है WBC। ठीक है, इसमें 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या डिफरेंस RBC। ठीक है, ये क्यों मैंने बताया, ताकि तुम्हें एग्जैक्ट कैलकुलेशन याद रहे। बाकी ऐसा नहीं है कि वो सब आएगा एग्जाम्स में, सिर्फ कैलकुलेशन मतलब काउंट, WBC कितना होता है, RBC कितना होता है, वो तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ, वो आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपके 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन बनने की चांसेस रहेंगे। और 2 नंबर में ये इयोसिनोफिल और उसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है। बाकी जो एक्स्ट्रा करके मैंने ल्यूकोपोसिस लिख रखा है ये आप पढ़ सकते हो, पूरा एज इट इज इरिथ्रोपोसिस जैसा ही है। जिसने इरिथ्रोपोसिस पढ़ लिया उसके लिए बहुत आसान है, बाकी आप देख सकते हो ऊपर ऊपर तौर पर। ठीक है, अभी तक आया नहीं है लेकिन मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है, यानी कि कभी बाई चांस आ भी सकता है। बड़े मार्क्स में तो नहीं आएगा लेकिन छोटे मार्क्स में आ सकता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, 10th चैप्टर जिसका नाम है इम्यूनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इरिथ्रोपोसिस है, एनीमिया है, एरिक इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आना ही आना है। अगर इस यूनिट में से कुछ आया तो यही आएगा। ठीक है, अब क्या है इसमें 1, 2, 5, 20 कुछ भी आ सकता है। देखो इम्यूनिटी कितना बड़ा, एक मैं बताऊँ 20 मार्क्स के लिए पहली बात तो पूरा इम्यूनिटी पूछ लेंगे कि भाई सब कुछ लिख दो इम्यूनिटी। पहले तो 2 टाइप की होती है वो लिख दो, इनेट एक्वायर्ड वो पूरा लिख दिया, उसके बाद सेल मीडिएट हो गया, ह्यूमरल, दोनों लिख दो। और 5 मार्क्स में आएगा तो सिर्फ सेल मीडिएट पूछ लेंगे या सिर्फ ह्यूमरल इम्यूनिटी पूछ लेंगे। ठीक है, और 2 मार्क्स में सिर्फ इम्यूनिटी की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं या कुछ भी एक छोटी सी डेफिनेशन पूछ सकते हो। 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी तो आप लोगों को पूरा ही पढ़ना है, लेकिन किस प्रकार से पूछते हैं वो मैंने बता दिया। या तो 5 मार्क्स में पूछेंगे तो सिर्फ सेल मीडिएट पूछ लेंगे, या फिर सिर्फ ह्यूमरल इम्यूनिटी पूछ लेंगे, या तो सिर्फ डिफाइन इम्यूनिटी में दोनों टाइप लिख देना। ठीक है, ये 5 मार्क्स में। और 20 मार्क्स का बोला तो सब कुछ लिखना है। उसके बाद हम चलते हैं 11 चैप्टर पे जिसका नाम है प्लेटलेट्स। ठीक है, इसमें 1 और 5 मार्क्स आपका। 1 मार्क्स का क्यों बोला, प्लेटलेट्स का काउंट आ चुका है MCQ, मैं बता रहा हूँ आप लोग को प्लेटलेट्स का MCQ आ चुका है, लेकिन हम जब एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं जाते ना तो हमारा MCQ भी गलत हो जाता है। मतलब मैं नहीं कह रहा हमें सारे MCQ बनेंगे, लेकिन एकदम बेसिक लेवल के तो बनने चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट, बहुत ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स आना ही आना है। अगर आ गया तो फंक्शन ही आएगा, प्लेटलेट्स में दूसरा क्या पूछेगा वो। तो फंक्शन बहुत अच्छे से एकदम रट ही लेना, जो भी 5-6 है आप अगर दूसरी बुक से या गूगल से कहीं से भी थोड़े और ऐड कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब 12 चैप्टर है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चैप्टर है, मतलब अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। लेकिन स्टेज ऑफ होम्योस्टेसिस, अब क्या हो गया कि भाई 2 नंबर के क्वेश्चन में आजकल कुछ भी आ रहा है, पहले ऐसा नहीं था ना। अब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में होम्योस्टेसिस 2 नंबर भी पूछ सकते हैं या चाहे तो 5 नंबर में भी। सिंपल है, बहुत सिंपल है, 3 स्टेजेस है, पढ़ लेना बस, ऐसे हल्का सफ़र देख के जाना। ठीक है, अब आ जाती है 13 चैप्टर की, जो इसमें से जो मैंने बोला अभी तक, एनीमिया हो गया, इम्यूनिटी हो गया, एरिथ्रोपोइसिस हो गया, उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, कोगुलेशन, या तो ब्लड क्लोटिंग या तो इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, अपन एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पहले मैंने पहला क्या लिखा, डिफाइन कोगुलेशन, या फिर दूसरी तरीके से क्या पूछेंगे, स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, एक ही बात है। ये आपको कितने में पूछ सकता है, 20 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में, दोनों पूछ सकते हैं। देखो 5 मार्क्स में मैक्सिमम क्या आता है, सिर्फ इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, और या तो ब्लड क्लोटिंग के डिसऑर्डर पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्लोटिंग के डिसऑर्डर तो पढ़ना है, एक दूसरों के अपोजिट ही है, कुछ नहीं है। एक में ब्लड क्लोटिंग टाइमिंग बढ़ रहा है, एक में ब्लीडिंग टाइम बढ़ रहा है, कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों एक या दूसरों के अपोजिट ही है। और आपने अगर ब्लड क्लोटिंग पूरा ही पढ़ लिया, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो भी पाथवे, दोनों पाथवे आपने लिख दिए, ये हमारा क्या होगा, 5 मार्क्स का। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। आपको बस वो चार्ट है वो पूरा एज इट इज़ रटना है, सारे एंजाइम्स कहाँ कहाँ पर, वो जो फैक्टर्स लग रहे हैं ना, 12th 11 जो भी 10th, ये सारे आपको अच्छे से करना है, और लास्ट में जो क्या बन रहा है वो लिखना है। 3 स्टेजेस है। ठीक है, सिंपल सा
वो आपको बनाना है। और बनाने के बाद देखो एक ही पेज उसमें आप लोग भर पाओगे, तो दूसरे पेज में उसी को डिफाइन करना है आप लोगों को, राइट। लिखना भी है, डिफाइन भी करना है। और सिर्फ कोगुलेशन ऑफ ब्लड लिखा और सिर्फ 2 पेज भर के मत आना, उसमें डिसऑर्डर लिख देना, ठीक है। जो मैं क्या बता रहा हूँ, डिसऑर्डर लिख देना, ठीक है। तो 13 चैप्टर भी खत्म। अब इसमें से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बचेंगे, एक लास्ट और है जो बड़ा आ सकता है, इसके अलावा फिर पूरे चैप्टर में से बहुत सिंपल आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 14 चैप्टर जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में या तो आर एच फैक्टर के बारे में पूछ लेंगे या एबीओ इनकॉम्प्लेबिलिटी, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है बट आता है आर एच फैक्टर। और बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ड्यू टू आर एच इनकम्प्लेबिलिटी। जो आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट बेबी होती है जो नॉर्मल होती है, जब सेकंड बेबी होता है तो हमारा जो एंटीबॉडी होती है वो ऑलरेडी वहाँ पर होती है, एंटीजन होता है, तो उससे डेथ हो जाती है, सेकंड बेबी नहीं बनता है, ठीक है। वो जो आर एच इनकम्प्लेटिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बनाना ही बनाना है, पूरा पैराग्राफ लिखना है, उसमें जो 1-2 हार्मोन है किस वजह से आता है, कौन सी डिसीज़ होती है, वो लिखना है, ठीक है। आ गया समझ में। अब इसके अलावा क्या है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो 1-1 2-2 नंबर के लिए, वो अब बचे हैं। चैप्टर जिसका नाम क्या है, टिश्यू फ्लूइड एंड एडिमा, ये लास्ट चैप्टर है आई थिंक इस यूनिट का। तो इसमें आएगा एडिमा के बारे में अगर आया तो, बाकी कुछ नहीं आना है इस चैप्टर में। और क्या, तो जितने भी यहाँ पर लिख रखा है, जितनी भी मैंने मेहनत करी इसके लिए, इस वीडियो को प्लीज़ यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ये चैनल आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और बहुत मेहनत भी लगती है आप लोगों को। सोचिए मैं अभी लगभग 15 घंटे से आप लोगों के लिए बनाना स्टार्ट हो चुका हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर आपको सब कुछ दे दूँगा, मैं पूरी फिजियोलॉजी कवर कर दूँगा, ठीक है। तो इसके लिए बस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।